हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत कंप्लीट कर लिया है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास को हम दो पार्टों में देखेंगे। पहला है स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन के बाद। तो स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व जो जो टॉपिक है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है भाई भौगोलिक खोज और नए मार्गों की खोज या इनके कारण। दूसरा, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तीसरा, 18वीं सदी में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य। चौथा, भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना और विस्तार और इनके द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे। आंग्ल कर्नाटक युद्ध, अंग्रेजों की बंगाल विजय, प्लासी, बक्सर और द्वेष शासन। फिर मैसूर युद्ध, आगे आंग्ल मराठा युद्ध, आगे सिंध का विलय, पंजाब का विलय, आगे ब्रिटिश राज्य की स्थापना में सहायक विशेष नीतियाँ। कौन कौन सी सहायक नीतियाँ थी? ये सुरक्षित घेरे की नीति, व्यवगत का सिद्धांत, सहायक संधि। सातवां टॉपिक, विभिन्न गवर्नर जनरल और वायसराय। आगे ब्रिटिश राज्य की आर्थिक नीति जो भारत में इन्होंने लागू की। फिर ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। अगला, भारत में ब्रिटिश सामाजिक एवं शैक्षणिक नीति। आगे अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न विद्रोह। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और ये 1857 का विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, नागरिक विद्रोह और किसान विद्रोह। चलो तो चलते हैं पहले टॉपिक पे। भौगोलिक खोज या नए मार्गों की खोज के कारण। क्या कारण रहे यहाँ जो खोजें हुई? पहला, उष्णकटिबंधीय। भाई यूरोप में उस समय पे उष्णकटिबंधीय वस्तुओं की मांग थी, जो भी मसाले वगैरह यहाँ पे पैदा होते थे। ठीक है। दूसरा, ये कुस्तुनतुनिया का पतन, ये इस आज के टर्की के इलाके में यहाँ पर पतन हो गया। उस्मान तुर्कों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था पूरे टर्की पे। फिर आगे तीसरा कारण था मार्गों की नवीन खोज हुई, जैसे ये समुद्री कंपास हो गया। इसको समुद्री कंपास कहते हैं। क्या काम था समुद्री कंपास का? काम था ये जहाज़ों की गति मापने का यंत्र। ये एस्ट्रोलेब हो गया। ये किस क्या काम करता था? ये था अक्षांश और देशांतर, देशांतर और अक्षांश माप का मापक। आगे ये कुतुबनुमा, ये क्या था? ये दिशा सूचक था। ठीक है। आगे बात करें भौगोलिक खोजों में, तो विभिन्न शासकों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे स्पेन की महारानी थी इसाबेला, और उस समय पे पुर्तगाली राजकुमार थे प्रिंस हेनरी, इन्होंने भी जो खोज हुई उनमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे बात करते हैं पांचवा, तो पांचवा है साहसी नाविक, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और ये वास्को डी गामा। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो सबसे पहले कौन आई? इसकी एक ट्रिक लगाओ तो वुडफ बोल सकते हैं। जैसे ये पुर्तगाली, डच है, आता है बीच में तो अंग्रेज, डेन्स और फ्रांसीसी। ठीक है। अब इनकी हम बात करते हैं। तो पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो कहाँ पे स्थापित हुई थी? कोचीन में। एक सरकारी कंपनी थी। कब स्थापित हुई? 1505 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, उसके बाद डच आए। डचों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई भारत में? मुस्लिमपट्टनम में। ये ट्रिपल पी मोड पर, यानी सार्वजनिक और निजी दोनों से के सहयोग से मिलकर बनी हुई थी। कब स्थापित हुई? 1605 में। अंग्रेजों की पहली कंपनी सूरत में इजाजत, जब सूरत में इजाज़त नहीं दी थी मुगलों ने, तो पुर्तगालियों की वजह से, तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री मुस्लिमपट्टनम में स्थापित की। ये एक निजी कंपनी थी जो 1611 में स्थापित हुई भारत में आकर। डेंस फिर ट्रैमकोर में पहली कंपनी स्थापित हुई, ये भी एक सरकारी कंपनी थी। ये 1620 में भारत आई। फ्रांसीसियों की पहली कंपनी सूरत, एक ये भी सरकारी कंपनी थी। कब? 1668 ईस्वी में। आगे बात करते हैं पुर्तगालियों की। तो पुर्तगाली, यहाँ पे ये पुर्तगाल है और यहाँ से ये इंडिया है। कैप ऑफ गुड होप इसको बोलते हैं। उत्तर महासांतरिक यहाँ से होते हुए और इधर इंडिया पहुंचे। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में और सबसे एंड में गए 1961 में। इनके प्रारंभिक अभियान की बात करें तो लिस्बन से
पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। लिस्बन से कैप ऑफ गुड होप होते हुए वास्को डिमा भारत के कालीकट मालाबार यानी यहाँ पर पहुंचा। कालीकट में उस समय किसका शासन था? जमोरिन वंश का शासन था। उसने वास्को डी गामा की मदद की। वह उसी मार्ग से वापस यूरोप लौट गया। भारत से ले जाई गई वस्तुओं से उसे समस्त यात्रा खर्च का 60 गुना से अधिक मुनाफा हुआ। फिर 1500 ईस्वी में अगला पुर्तगाली पेट्रो अल्वेज कैब्राल भारत आया। फिर 1505 में वास्को डी गामा पुनः भारत पहुंचा तथा कोचीन में इसने फैक्ट्री स्थापित की। 1503-4 में पंचेको का आगमन हुआ। 1505 में पुर्तगाली सरकार ने भारत के साथ व्यापार से यानी व्यवस्थित रूप से जुड़ने के लिए एक वाणिज्यिक कंपनी की स्थापना कर दी, जिसे एस्तादा इंडिया कहा गया। यानी पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या है? एस्तादा इंडिया। यह एक सरकारी कंपनी थी जिसका अधिकारी गवर्नर होता था। तो इसे ही कंपनी के हित में युद्ध या संधि या व्यापार विस्तार के सारे अधिकार गवर्नर को दिए गए। बात करते हैं इसके प्रमुख गवर्नर की, पुर्तगालियों की। तो पहला था फ्रांसिस द अल्मेडा। टाइम पीरियड इसका 1505 से 1509। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया, जिसका अर्थ था क्या? जमीन पर कब्जा करने के बजाय समुद्र पर कब्जा कर व्यापार को नियंत्रित करना। इसके लिए इसने क्या किया? अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर के और भारत के पश्चिमी तट तक महत्वपूर्ण ठिकानों को कब्जे में ले लिया। आगे बात करते हैं। दूसरा गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये है 1509 से 1529 इसका टाइम पीरियड है। इसी को पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये 1510 में इसने जो गोवा था, गोवा के बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। इसने अपने अधिकार वाले क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई। अब डायरेक्ट पूछ ले कि हाँ, पुर्तगाली गवर्नर कौन सा था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारतीय सेना की नियुक्ति इसी ने की। पुर्तगालियों को भारत में बसने और शादी करने के लिए प्रेरित किया इसने। इसने मलकक्का से होमोज तट यानी फारस की खाड़ी तक नियंत्रण की नीति अपनाई, लेकिन ये कभी भी अदन पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के अल्फांसो डी अल्बुकर्क के अच्छे संबंध थे। आगे बात करते हैं तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा, जिसका टाइम पीरियड 1529 से 1538 है। ये है आपका। तो बात करें, इसने राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। दूसरा, इसने गुजरात के शासक बहादुर शाह से इसके अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए दोनों द्वीप को लेकर पोत पर झगड़ा हुआ और ये नीनो डी कुन्हा ने बहादुर शाह को समुद्र में फेंक दिया। द्वीप सेंट थोमे और हुगली में जो वाणिज्यिक विस्तार हुआ था वो नीनो डी कुन्हा के काल में ही हुआ। गोवा, दमन और द्वीप पर पुर्तगालियों को कब्जा 1961 तक बना रहा। आगे बात करते हैं पुर्तगालियों के भारत में महत्वपूर्ण केंद्र की बात करें तो ये आपका द्वीप हो गया, यहाँ पे सूरत है, यहाँ पे ये हुगली हो गया, ठीक है, यहाँ गोवा हो गया, ये यहाँ पे कोचीन है, इस तरीके से यहाँ पे मुस्लिमपट्टनम है। तो ये महत्वपूर्ण केंद्र ध्यान रखें। आगे बात करते हैं पुर्तगालियों के भारत में देन क्या क्या दिया भाई। तो पुर्तगालियों ने भारत में पहली बार कई वस्तु लेकर आए, जैसे टमाटर, लाल मिर्च, अमरूद, लीची, संतरा, अनानास, कहवा, वनीला, काली मिर्च, पपीता, बादाम। और यही मध्य अमेरिका से भारत में लाए थे तंबाकू, मक्का और आलू। ये पुर्तगाली मध्य अमेरिका से भारत लाए थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम एस्ट्रोलेब, घड़ी और त्रिकोणपाल, ये त्रिकोणपाल क्या था? जहाज को गति देने के लिए एक त्रिपाल टाइप का था, तो इन्होंने ही भारत में प्रवेश कराया। 1565 में गोवा में सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की और जहाज निर्माण का कार्य भी इन्होंने ही शुरू किया। आगे बात करते हैं समुद्र पर पुर्तगाल नियंत्रण की नीति। पहला है कार्टेज सिस्टम परमिट, यानी समुद्र में यदि व्यापार करना था किसी को भी तो इनकी ये कार्टेज जारी करते थे उनको, एक परमिट। तो समुद्र में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली व्यापारियों के लिए परमिट जारी करते थे, पुर्तगाली व्यापारियों के लिए। इसके बिना कोई आ जा नहीं सकता। यहाँ तक कि जो मुगल बादशाह अकबर थे उनको भी सूरत से और गोवा तक के लिए परमिट लेना पड़ता था। दूसरा आता है इसमें एक टर्मोलॉजी, काफिला व्यवस्था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो स्थानीय व्यापारियों के जहाज का एक काफिला होता था जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। क्यों? कि कोई भी पुर्तगाली व्यवस्था से बाहर जा करके व्यापार ना कर सके। पुर्तगालियों के भारत में कमजोर होने का क्या कारण रहा? पहला, जनसंख्या में संसाधनों की कमी। दूसरा, गोथिक स्थापत्य कला का आगमन। तीसरा,
ये इनके स्थानीय शासकों से झगड़े। चौथा, असहिष्णुता की नीति। और चौथा, इन्होंने भारत के बजाय जो ब्राज़ील का इनका उपनिवेश था वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। मुख्य तथ्य की बात करें तो फैक्ट है, पूछ सकता है, गवर्नर मार्टिन डिसूजा के काल में संत जेवियर का दक्षिण भारत आगमन हुआ, जिनका उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। आगे बात करते हैं, पुर्तगालियों को भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है, क्योंकि वहां से इन्हें तांबा और चांदी प्राप्त होते थे। ये हो गया आपका पुर्तगाली। अब बात करते हैं डच, कहाँ से आए? नीदरलैंड। ये भी इधर ही कैप ऑफ गुड होप होते हुए, इनकी दो कंपनियां थी, तो इनके दो क्वार्टर थे, एक नीदरलैंड में और एक ये जकार्ता में। इन्होंने जकार्ता इंडोनेशिया पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो बात करते हैं डचों की। इन्होंने 1602 में होलैंड की सांसद, होलैंड और नीदरलैंड, पहले होलैंड ही बोला जाता था, नीदरलैंड इसका नाम बाद में पड़ा। तो 1602 ईस्वी में होलैंड की संसद द्वारा बेरिंग दे ओस्ट इंडीसे नामक कंपनी का गठन किया गया। भारत का इसका भारत में यानी 1602 में गठन हुआ, लेकिन भारत का आगमन हुआ 1605 ईस्वी में। इसके दो मुख्यालय थे, एक था एम्स्टर्डम वहीं पर, दूसरा बटाविया। बटाविया कहाँ था? ये जकार्ता इंडोनेशिया में। डच कंपनी एक ज्वाइंट कंपनी थी, यानी सरकारी और निजी भागी दोनों की भागीदारी थी। यह कंपनी एक निवेशक मंडल द्वारा चलाई जाती थी, जिसमें 17 व्यक्ति थे, जिन्हें जेंटलमैन 17 कहा जाता था। आगे बात करते हैं, डचों ने प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे, ये फैक्ट है। दूसरा, पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में सुमात्रा पहुंचा था। भारत में डचों की फैक्ट्रियों की बात करते हैं तो डचों ने भारत में शुरू से ही पश्चिमी तट के बजाय पूर्वी तट पर ध्यान दिया। इन्होंने दूसरा, भारत के बजाय इंडोनेशिया पर ध्यान दिया। तीसरा, इन्होंने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों पर अधिक ध्यान दिया। यह सूती वस्त्र उद्योग इन्हीं के समय में निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुंचा। इनके पुलिकट स्थित गैलरिया दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। आगे बात करते हैं, डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्कों का प्रचलन भी प्रारंभ किया। इनकी फैक्ट्रियों की बात करें तो सूरत 1616 में, ये बालासोर 1658, पुलिकट 1610, मुस्लिमपट्टनम, ये इनकी पहली कंपनी थी मुस्लिमपट्टनम में जो स्थापित हुई। यह करिकल, तो ये होगा नागापट्टनम 1658 में, और कोचीन 1663 में। बात करते हैं इनकी, ये कोलाचोल का युद्ध या कोलाचोल की लड़ाई भी बोलते हैं। इसमें को पहले ऐसे शासक थे, ये कौन? मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के, जिन्होंने यूरोपियों को किसी युद्ध में हराया था। तो ये था कोलाचल की लड़ाई। इस लड़ाई में जो त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा ने अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनोय के नेतृत्व वाली डच कंपनी की सेना को हराया था। एडमिरल ने राजा के समक्ष ये आत्मसमर्पण कर दिया, ये आत्मसमर्पण करते हुए दिखाया गया है। दूसरा, वेडारा का युद्ध। यह युद्ध किस किस के बीच हुआ? डच सेना और अंग्रेज सेना के बीच। कब हुआ? 1759 में। कहाँ? बंगाल में हुआ। इसमें डचों का मनोबल कम हुआ और इन्होंने अपनी कोठियाँ अंग्रेजों को बेच दी। बात करते हैं आयात निर्यात की। तो आयात निर्यात होता था सोना चांदी, आयात पारा ऊन कांच की वस्तु, और निर्यात क्या किया जाता था भारत से? मसाले, सूती रेशमी वस्त्र, नील, अफीम, सोना, चीनी, धातु की वस्तु। डचों की असफलता का कारण क्या था? सरकार के सीधे नियंत्रण में होना। दूसरा, कंपनी के भ्रष्ट में अयोग्य अधिकारी। तीसरा, स्थानीय शासकों से झगड़े। अब बात करते हैं अंग्रेजों का भारतीय आगमन। हम देखेंगे पहला इसमें गठन एवं ढांचा, दूसरा प्लासी से पूर्व भारत में इतिहास, और तीसरा टॉपिक आयात और निर्यात। तो बात करते हैं गठन एवं ढांचा। एलिजाबेथ प्रथम के काल में, कब? दिसंबर 1600 में। इसका काल था, मुगल कौन था? अकबर के समय। लंदन में पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया गया, जिसे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट कहा गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, उसके शेयर, ये जो शेयर धारकों से मिलकर बनी थी। इसके सभी मालिकों को क्या कहा जाता है? कोप, यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये सभी वैतनिक अधिकारी होते थे।
आगे बात करें कंपनी के संचालन के लिए बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, जिसमें 24 सदस्य होते थे। इनमें एक गवर्नर, पहला कौन था, थॉमस स्मिथ, एक डिप्टी गवर्नर और 22 अन्य सदस्य थे। जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गवर्नर कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी है, जिसे युद्ध, शांति और विस्तार के व्यापक अधिकार दिए गए। दूसरा देखते हैं मुगल बनाम कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच, तो उस समय पहला जहांगीर बनाम कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में हुआ। सर्वप्रथम कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचा। आगरा में जहांगीर ने इसका भव्य स्वागत किया और इसको 400 का मनसब प्रदान किया। ये है जहांगीर और ये कैप्टन हॉकिंस। पुर्तगालियों के दबाव के कारण प्रारंभ में जहांगीर ने फैक्ट्री लगाने की इजाज़त नहीं दी थी कैप्टन हॉकिंस को। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो प्रथम फैक्ट्री थी वो 1611 ईस्वी में मुस्लिमपट्टनम, किस में पड़ता था, गोलकुंडा राज्य में स्थापित की थी। यद्यपि 1613 में जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री स्थापना की इजाज़त दे दी। आगे बात करते हैं 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक जेम्स फर्स्ट के राजदूत कौन थे, सर थॉमस प्रो जहांगीर के दरबार में आए और काफ़ी सहूलियत प्रदान की गई कंपनी को। जहांगीर के काल में ही भड़ोच, कैम्बे, अहमदाबाद और आगरा आदि स्थानों पर अन्य कोठियाँ स्थापित हुई। आगे बात करते हैं जहांगीर के बाद शाहजहां। ये शाहजहां, तो पुर्तगालियों से शाहजहां के संबंध अच्छे नहीं थे। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया कि पूर्वी तट पर शाहजहां की अनुमति से फैक्ट्री की स्थापना हुई, जैसे हरियमपुर, बालासोर उड़ीसा, पटना बिहार, हुगली पश्चिम बंगाल, कासिम बाजार ये दोनों पश्चिम बंगाल में थे। आगे बात करते हैं सासूजा। बंगाल के गवर्नर ने 300 पाउंड वार्षिक के बदले कंपनी को 1 साल के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। आगे देखते हैं औरंगजेब बनाम कंपनी 1658 से 1707। 1690 से पूर्व देखते हैं तो कंपनी के लिए अच्छा माहौल नहीं था। औरंगजेब को शिकायत मिली कि कंपनी के कर्मचारी सुविधाओं का दुरुपयोग और देसी व्यापारियों को परेशान करते हैं। तो 1688 में उसने एक फरमान जारी किया और उसने कंपनी की सारी, ये भारत में जितनी सारी कोटियाँ थी उनको बंद करने और सुविधाओं को रद्द करने का आदेश दिया। परिणाम से कंपनी ने क्षमा याचना की और हार जाना पड़ा। और 1690 के बाद क्या हुआ, तो 1690 के बाद कंपनी को काफ़ी अनुकूल अवसर प्राप्त हुए। 1698 में अजीम उसान यानी बंगाल के गवर्नर ने कंपनी को 3 गांव, कौन से, सुल्तानाटी, गोविंदपुर और कोलिकाता की जमींदारी प्रदान की। कंपनी के लिए एक बड़ा अवसर था। 1700 ईस्वी में कंपनी ने तीनों गांवों को घेर कर किलाबंदी कर लिया। उसका नाम क्या दिया, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का प्रथम अधिकारी कौन था, जाबचार नाग था। आगे बात करते हैं फारूक शेर बनाम कंपनी। ये उत्तर मुगल शासक थे। तो 1713 से 1718, तो 1717 ईस्वी में ये जॉन सरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी गुट मंडल फारूक शेर के दरबार में पहुंचा। इस समय फारूक शेर बीमार था, तो इस दल के डॉक्टर हैमिल्टन ने फारूक शेर की बीमारी का इलाज कर दिया। उसने खुश होकर एक फरमान जारी किया और कंपनी को काफ़ी सहूलियत प्रदान की। जैसे क्या था फरमान में, तो उन्हें 3000 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी को चुंगी मुक्त व्यापार की इजाज़त दी। दूसरा, 10,000 रुपये वार्षिक के बदले सूरत में भी सभी करों से मुक्ति मिल गई। तीसरा, फ्री पास का अधिकार दिया गया। चौथा, कंपनी के मुंबई टकसाल में ढले जो सिक्के थे उनको मुगल साम्राज्य में चलाने की इजाज़त मिल गई अंग्रेजों को। कंपनी को कोलकाता में अन्य भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति मिली और इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये किसने कहा है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ओर्म ने कहा है। आगे बात करते हैं गोलकुंडा बनाम कंपनी। जो सर्वप्रथम जो अंग्रेजों की कंपनी थी वो ये गोलकुंडा में ही मुस्लिमपट्टनम में लगी थी। कब, 1611 में। 1632 में गोलकुंडा के शासक ने एक फरमान जारी करके और 500 पैगोडा वार्षिक के बदले अपने राज्य में चुंगी मुक्त व्यापार करने की इजाज़त दे दी। ये था यहाँ पर आपका गोलकुंडा राज्य। आगे बात करते हैं वंडीवास नायक कंपनी। ये आज के तमिलनाडु में एक स्थानीय शासक था, कौन, सामंत वंडीवास नायक। तो इसने कंपनी को 1639 में मधुरापुरम नाम पर, वो नामक स्थान पर कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी। यहाँ कंपनी ने किलाबंदी कर ली और इसको नाम मिल दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट विलियम कहाँ था, कोलकाता में। इनका भी कभी क्रम पूछ लेता, कालक्रम में बचता गया और यह आगे मद्रास कहलाया। नोट
1687 में मद्रास में सर्वप्रथम मेयर कोर्ट और नगर पालिका की स्थापना भारत में सर्वप्रथम यहीं पर हुई थी। कहाँ? मद्रास से। अंग्रेजों द्वारा क्या क्या आयात निर्यात किया जाता था भाई? तो आयात में सोना, चांदी, पारा, शराब और तेल। निर्यात क्या क्या होता था? सूती रेशमी वस्त्र, मसाला, नील, चीनी, अफीम, सोना, हाथी दांत की वस्तुएं और मोती। इनसे अंग्रेजों से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो भारत आने वाले पहला जो अंग्रेजी जहाज था उसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन। इंग्लैंड के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय द्वारा का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से हुआ, जिसमें पुर्तगालियों ने दहेज में मुंबई दे दिया और मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक बदले इसको कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके मुंबई शिफ्ट किया। आगे मुंबई की स्थापना किसने की थी? तो ये गेराल्ड ओंगियर ने की थी। आगे बात करते हैं डेन्स या डेनमार्क की कंपनी। ये डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 में डेनमार्क में हुई और इसे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। ये एक सरकारी कंपनी थी। भारत में डेनिश कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित हुई? 1620 में। कहाँ? ट्रावनकोर। कहाँ है ट्रावनकोर? ये आज के तमिलनाडु में। अन्य महत्वपूर्ण कंपनियों की बात वो कहाँ कहाँ स्थापित हुई? तो मछलीपट्टनम में, कासिम बाजार और श्रीरामपुर। श्रीरामपुर कहाँ है? ये आपका श्रीरामपुर बंगाल में है। इन्होंने भारत में शिक्षा के विकास में प्रारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? डेनिस ने। उनके नेतृत्व में ईसाई मिशनरी शिक्षागढ़ के रूप में प्रसिद्ध हुए। डेनिश कंपनी भारत में प्रारंभ से ही भारत में शक्तिशाली नहीं रही, क्योंकि इसने शुरू से ही दक्षिण पूर्वी एशिया पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। डच खोजकर्ता क्या था? मार्सेलिस डी बोसोवर ने भारतीय उपमहाद्वीप में डेनिश भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने डेनमार्क नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ को 1616 में हस्ताक्षर एक चार्टर के माध्यम से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डेनमार्क और एशिया के बीच व्यापार पर 12 साल का एकाधिकार प्रदान किया। अब बात करते हैं फ्रांसीसियों की। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में लुई सोलमे के मंत्री जीन वेपेस्ट कोलवर्ट के मार्गदर्शन में की गई थी। उद्देश्य एशिया, विशेष रूप से भारत के जो लाभदायक व्यापार था, व्यापार नेटवर्क में फ्रांसीसी प्रभाव स्थापित करना था। आगे बात करते हैं, ये एक सरकारी कंपनी थी जिसमें एक गवर्नर और 4 अन्य अधिकारी थे। गवर्नर को युद्ध, शांति और विस्तार के अधिकार दिए गए। आगे बात करें तो भारत में फ्रांसीसियों की जो पहली कंपनी थी 1668 में फ्रैंको कैरो। ध्यान रखना ये किसके नेतृत्व में? फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। किसके समय में? औरंगजेब के काल में। कहाँ पर? सूरत में स्थापित की गई। आगे पांडिचेरी गांव 1663 में एक स्थानीय शासक था। कौन? शेर खान लोधी ने यहाँ पर अनुमति दे दी कंपनी को स्थापित करने की। यहीं पर मार्टिन ने, किसने? मार्टिन ने किस फोर्ट लुई का निर्माण कराया। आगे बात करें मद्रास में 1674 में कंपनी को स्थापना की अनुमति मिली और इसी स्थान पर फ्रांसीसियों ने किलाबंदी की, जिसे नाम दिया इन्होंने फोर्ट सेंट डेविड। तो कब हुआ? 1674 में फोर्ट सेंट डेविड बनाया और फोर्ट लुई 1663 में। और ऐसे ही अंग्रेजों की जो फोर्ट विलियम है उनको सबको मिला करके एक क्रम पूछ सकता है पेपर में, तो ध्यान रखना। आगे बात करते हैं भारत में फ्रांसीसियों का पतन। राजनीतिक कारण भाई क्या थे? फ्रांसीसी सरकार पर निर्भर था, कमजोर संगठनात्मक संरचना। तीसरा फ्रांसीसी महाद्वीपीय व्यवस्था, यानी फ्रांसीसी सरकार महाद्वीपीय महत्वाकांक्षाओं में व्यस्त थी, जिसके कारण देश यूरोप में गहरी राजनीतिक अराजकता में फंस गया और संसाधनों पर काफी दबाव पड़ा। आर्थिक कारण की बात करें, वित्तीय स्वायत्ता का अभाव, क्योंकि कंपनी का पूरा जो वित्त था वो फ्रांसीसी सरकार के नियंत्रण में था। व्याप्त भ्रष्टाचार, कंपनी के जो अधिकारी वो भ्रष्ट थे, जिससे भारत में ब्रिटिश चुनौती का सामना करना मुश्किल हो गया। और स्थिर समाज, फ्रांसीसी समाज में गतिशीलता का अभाव था, जैसे कि अंग्रेज समाज में देखा गया। यह कठोर और रूढ़िवादी था। ये हो गया आपका यूरोपीय कंपनी टॉपिक कंप्लीट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो
और बेल आइकन को दबाओ कि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। यही वीडियो आपको डेली 2 बजे मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री पर। थैंक यू।